नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जैसे जैसे 20 जनवरी करीब आता जा रहा है और कल 13 जनवरी है, तो 13 और 20 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल हो रही है और आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक साक्षात्कार में कह ही दिया कि कोर्ट में मामला चल रहा है, अदालत का जो आदेश आएगा पुलिस को उसकी तामील करनी पड़ेगी। हम कहीं से भी उसमें कोई रोक टोक नहीं करेंगे। पहले पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट, मुंबई पुलिस ने क्लोज कर दिया था, जिसमें कि उन्होंने दिशा सालियान के पिताजी का भी बाइट लिया था, मतलब उनका भी वर्जन रिकॉर्ड किया था। अब दिशा सालियान के पिताजी आए हैं और उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे हैं और वो तथ्य जो है वो बहुत गंभीर तथ्य हैं। इसकी जांच अदालत कर रही है और अदालत जैसे ही जो भी निर्णय देगी, महाराष्ट्र सरकार उसकी तामील करेगी। हम न तो किसी को फंसाते हैं, न ही किसी को बचाते हैं। मेरा इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी ठाकरे परिवार से नहीं है और ठीक यही पक्ष क्यूबाइव नेटवर्क का भी है कि मेरी भी कोई ठाकरे परिवार से जाति दुश्मनी नहीं है। बाला साहब ठाकरे की एक जमाने में बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा रिस्पेक्ट करते थे जब वो सनातन की बात करते थे तो। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाला साहब ठाकरे की जो पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार को आगे बढ़ाने का मन बनाया या नहीं बनाया। जस्ट अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी से जाकर के वो मिल लिए और अब तो उनकी गोद में बैठे हुए हैं। खैर, बाला साहब ठाकरे की उन्होंने तिलांजलि दे दी, उनके विचारों की तिलांजलि दे दी, उनके व्यक्तित्व की तिलांजलि दे दी और उन्होंने जो कुछ भी राजनीतिक धुरी बनाई थी, राजनीतिक जमीन बनाई थी, उस जमीन को ही इन्होंने उठा करके समंदर में फेंक दिया। तब इनके पास कोई राजनीतिक जमीन है नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं किसी को नहीं फंसाऊंगा, नहीं बचाऊंगा। न फंसाने का मेरा काम है, न बचाने का काम। बिल्कुल सही कहा देवेंद्र फडणवीस जी ने। और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मामला अदालत में चल रहा है, अदालत का जो भी आदेश आएगा उसकी तामील महाराष्ट्र सरकार करेगी और अदालत में 20 जनवरी को फैसला निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा। 13 जनवरी की एक कहानी है जो मैं अभी बताने वाला हूं और कल क्या क्या होगा यह भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पटना कोर्ट में केंद्र सरकार कितनी गंभीर है मुझे नहीं मालूम मुझे, क्योंकि केंद्र सरकार की सीबीआई केंद्र सरकार के मातहत है और केंद्र सरकार अगर उन्हें ठीक से कहे कि भाई इंक्वायरी ठीक से करो और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये क्या किया है आपने, क्लोजर रिपोर्ट दिया है, सुनवाई क्यों नहीं हुई है, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत विलंब लगेगा। मैं इस मामले में केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा हूं और सिर्फ ये जो एक दो मुद्दे हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया के लोग केंद्र सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, उठा रहे हैं और केंद्र सरकार ने उठाने के आधार दिए हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि क्यूबाइव नेटवर्क केंद्र सरकार से यह सवाल नहीं पूछे कि क्या चल रहा है, टेबल टेनिस चल रहा है। सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, जो बोगस क्लोजर रिपोर्ट है, और सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद सीबीआई को कहा जा रहा है कि सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए, सीबीआई नहीं दे रही है। तो कल क्या होगा इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। एक बड़ा खुलासा हो गया और खुलासा हुआ है उद्धव ठाकरे के बाएं या दाएं, जो कह लीजिए, दोनों हाथ में से कोई एक हाथ, बहुत करीबी, मतलब उनके उनके ताल पे, उनकी राग पे, उनके लय पर नाचने वाले जो एक उनके सबसे बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं माननीय संजय जी राउत, उनके बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा जो रही सही जमीन है उद्धव ठाकरे की, उस जमीन को ही खत्म कर देगी। बाप बेटे तो अपना कारोबार कर ही रहे थे, लेकिन बाप बेटे के साथ साथ पूरी पार्टी, उस पार्टी के जो सबसे क्लोज लोग थे वो क्या गुल खिला रहे थे, वो भी अब प्रकाश में आया है।
और ठीक मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले ये मुद्दे महाराष्ट्र की फिजाओं में खूब तेजी से तैर रहे हैं। खासतौर से मुंबई में तो तैर ही रहे हैं। एक तरफ समंदर की हवा है और दूसरी तरफ आबादी। वो सब मिलकर के माननीय संजय राउत के खेल को देख रहे हैं। तो केवल पिता पुत्र ही कुकर्म में शामिल नहीं थे, उनके करीबी करीबी नेता भी, जो इसीलिए करीबी बने हुए हैं क्योंकि मालूम है कि तुम भी कुकर्म कर रहे थे, हम भी कुकर्म कर रहे थे। अब दोनों कुकर्म एक साथ करेंगे तो क्या हो सकता है? कैसे दोनों का साथ छोड़ सकते हैं? छोड़ नहीं सकते। तो माननीय संजय राउत जी के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैं उस खुलासे को इसके पहले की पूरी तरह से आपको बताऊं, मैं उस खुलासे को एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। एक है लड़की, एक थी लड़की, स्वप्ना पाटेकर। अब ये संजय राउत के स्वप्न में आजकल आ रही है कि ये स्वप्ना ने क्या किया। स्वप्ना ने तो मेरा स्वप्न ही तोड़ दिया। सपना ने तो मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। अब एक थी सपना, वो है सपना पाटेकर। अब ये सपना पाटेकर किस प्रकार से संजय राउत की जिंदगी के साथ साथ उद्धव और आदित्य की जिंदगी, और खाली जिंदगी नहीं, उनकी राजनीतिक जमीन को ध्वस्त कर रही है। तो इस मामले में ठीक ही सोच रहे हैं माननीय संजय राउत जी कि स्वप्ना ने मेरा सपना तोड़ दिया, और यह सपना पूरे शिवसेना उद्धव पार्टी की नंगई की, उसकी भ्रष्टाचार के, उसके कुकृत्य की पोल खोल दी है। तो कौन है सपना? परिचय बताते हैं। संजय राउत शिवसेना के तेज तर्रार नेता हैं, आप जानते हैं। सामना अखबार के संपादक, उद्धव ठाकरे के करीबी सिपहसालार। उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो बेबाकी और सियासी चालों के लिए जाना जाता था, अभी भी जाना जा रहा है। दूसरी ओर स्वप्ना पाटेकर एक मराठी फिल्म प्रोड्यूसर, जिन्होंने 2015 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बायोपिक बाल कडू बनाई थी। स्वप्ना पाटेकर के विभिन्न रूप हैं, बहुत रंग हैं। उसमें से एक रंग यह है कि स्वप्ना पाटेकर एक फिल्म बनाई थी बाला साहब ठाकरे को लेकर के। उस फिल्म का नाम था बाल कडू। स्वप्ना सुजीत पाटेकर की पत्नी थी। अब ये सुजीत पाटेकर और संजय राउत दोनों बड़े करीबी थे, और सुजीत पाटेकर, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सभी करीबी थे। सुजीत पाटेकर, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। लेकिन सबसे करीबी जो सुजीत पाटेकर की थी वो माननीय संजय राउत से थी। तो स्वप्ना सुजीत पाटेकर की पत्नी थी, जो संजय राउत के करीबी सहयोगी माने जाते थे। लेकिन सुजीत से अलग होने के बाद स्वप्ना की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। सुजीत पाटेकर नाम का एक शख्स था जो स्वप्ना के पति थे। लेकिन कालांतर में जब स्वप्ना करीब आ जाती हैं संजय की, अब मुझे ये नहीं मालूम कि सपना और संजय में क्या रिश्ता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता, करूंगा भी नहीं। लेकिन स्वप्ना जैसे जैसे संजय के करीब आती हैं, वो सुजीत से दूर होती चली जाती हैं, और जब सुजीत से दूरी उनकी बढ़ती है तो संजय से नजदीकी उनकी और बढ़ जाती है। नया मोड़ क्या आ गया साहब? 2007 में सपना और संजय राउत की मुलाकात सामना के दफ्तर में हुई। यह मुलाकात धीरे धीरे एक करीबी रिश्ते में बदल गई। स्वप्ना जो एक मनोवैज्ञानिक भी थी, अब ये देखिए साहब, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और साइकियाट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अब ये साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मुंबई में अपना क्लिनिक चलाती है। कहां? सांता क्रूज में।
राउत के साथ पारिवारिक और पेशेवर रिश्ते और मजबूत किया। ये 2007 से ही, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, सांता क्रूज में इन्होंने अपना क्लिनिक चलाया, वहां एक बतौर डॉक्टर ये काम कर रही थी या कंसल्टेंट एक काम कर रही थी, और धीरे धीरे इनका रिश्ता पेशेवर बनता गया संजय राउत के साथ। लेकिन यह रिश्ता जल्द ही सियासत और संपत्ति के खेल में उलझ गया है। सियासत और संपत्ति, यही संजय राउत है जिसको लेकर के अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तो जब चाहें, जैसे चाहें, 15 मिनट में पूरी मुंबई को जाम कर देंगे। 15 मिनट, विद इन 15 मिनट मैं चक्का जाम कर सकता हूं मुंबई का।